अच्छा जी, आज हम बात कर रहे हैं विल ड्यूरेंट के मशहूर ज़माना किताब कैसर और मसीह की। ये उनकी बहुत बड़ी सीरीज तहजीब की कहानी की तीसरी जिल्द है। जी बिल्कुल। हमारे पास जाहिर है किताब तो पूरी नहीं है, लेकिन इसके कुछ अहम इक़्तिबासात हैं, खुद ड्यूरेंट के कुछ अक़वाल हैं और कुछ तबसरे भी। हाँ। और हमारा मकसद ये है कि रूमी तहजीब कैसे उरूज पर पहुंची, फिर ज़वाल आया, इसमें कौन लोग अहम थे, क्या बड़े सकाफती टकराव हुए, उन सबको ड्यूरेंट की नज़र से समझने की कोशिश करें। बिल्कुल। और ड्यूरेंट की खास बात ये थी, वो सिर्फ बादशाहों और आप कहें जंगों की तारीख नहीं लिखते थे। वो जिसे जामे तारीख कहते थे, मतलब उसमें वो फन, फलसफा, मजहब, अखलाकियात, यहाँ तक कि आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी, उन सबको शामिल करने की कोशिश करते थे। और उनका लिखने का अंदाज कमाल का था। हाँ। मतलब लोग आज भी कहते हैं कि वो तारीख जैसी खुश्क चीज को भी इतना दिलचस्प, इतना अदबी बना देते हैं कि कहानी लगती है। हाँ, ये तो है। उनका अंदाज बहुत मकबूल हुआ, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि जो इल्मी हलके हैं वहाँ उन पर कुछ तनकीद भी हुई है। अच्छा, किस किस्म की? खास तौर पर ये कि वो अजीम शख्सियात यानी ग्रेट मैन थियरी पर शायद ज्यादा जोर देते थे, या कभी कभी उनकी तशरीहात, मतलब जो वो तारीख की वजाहत करते थे, वो थोड़ी पुरानी समझी गईं। समझा। मगर उसके बावजूद उनकी किताबें इतनी ज्यादा मालूमात और इतने आसान अंदाज में पेश करती हैं कि आज भी लोग उन्हें बहुत शौक से पढ़ते हैं। सही। वैसे ड्यूरेंट का अपना एक मशहूर कॉल है, शायद थोड़ा मायूस कुन लगे, कि तारीख का सबसे बड़ा सबक ये है कि इंसान ने तारीख से कभी कोई सबक नहीं सीखा। हाँ, ये तो गहरी बात कह दी आपने। खैर, कैसर और मसीह पर वापस आते हैं। इस किताब का कैनवस तो वाकई बहुत बड़ा है। जी, बहुत वसी है। रोम, एक छोटा सा कस्बा, कैसे एक आलमी ताकत बन गया। फिर जो कदीम जमाने के देवताओं की पूजा थी और जो नया मजहब आ रहा था, मसीहियत, उनका टकराव, जबरदस्त टकराव था। और फिर चर्च और रियासत के दरमियान ताकत की खींचातानी। एक मंजर मुझे याद आ रहा है किताब से, वो रूमी फतह का जुलूस, ट्रायम्फ जिसे कहते हैं। ओह हाँ, वो तो कमाल का मंजर कशी है। फाते जनरल शहर में दाखिल हो रहा है, पीछे लूटा हुआ माल, कैदी, क्या शान शौकत और ताकत का मुजाहिरा होता होगा वो। बिल्कुल। और यही उरूज और ज़वाल जो है, ये ड्यूरेंट के मरकजी ख्यालात से जुड़ता है। उनका एक कॉल है बड़ा मशहूर कि कौमें सख्ती और ज़ब्त नफ्स के साथ पैदा होती हैं और ऐश परस्ती में मर जाती हैं। स्टोइसिज्म से एपिक्यूरियनिज्म तक का सफर। बिल्कुल। मतलब शुरू की सख्तियाँ किरदार बनाती हैं, कामयाबी आती है, फिर आराम तलबी और लज्जतें आती हैं, और वहीं से ज़वाल शुरू हो जाता है। ये तो सिर्फ रूम की नहीं, शायद हर तहजीब की कहानी लगती है। जी, ये गहरी इंसानी बसीरत है, या उनका ये ख्याल कि रोम शायद तब तक ही अजीम रहा जब तक उसके ताकतवर दुश्मन मौजूद थे जो उसे चौकन्ना और मुत्तहिद रखते थे। वाह, ये भी अलग जाविया है। अच्छा, किताब में ऐसी कई कहानियां हैं जो इन बड़े बड़े मौज़ूआत को जिंदा कर देती हैं, जैसे वो कैटलाइन की साजिश वाली कहानी। ओह हाँ, कैटलाइन कंस्पिरेसी। जिस तरह ड्यूरेंट ने लिखी है, लगता है कोई सियासी थ्रिलर पढ़ रहे हैं। साजिशें, फिर सिसरो की वो आग लगाने वाली तकरीरें। बिल्कुल, शोला बयानी। और फिर वो मुतनाज़ा फैसला कि शहरियों को बगैर मुकदमे के सजाए मौत दे दी गई। जी हाँ, और इस कहानी में भी और पूरे किताब में दरअसल ये तबकाती कशमकश यानी अमीर और गरीब का फर्क बार बार सामने आता है। हाँ, पैट्रिशियन और प्लेबियन वाला मामला। बिल्कुल। पैट्रिशियन यानी अशराफिया और प्लेबियन यानी अवाम। फिर वो ग्राकाए भाइयों की ज़रई इस्लाहात की नाकाम कोशिशें, मारियस का गरीबों को फौज में भर्ती करना जो पहले नहीं होता था, और गुलामों की वो खौफनाक बगावतें, सिसली वाली खास तौर पर। यूनस की बगावत। जी, यूनस की। ये सब दिखाता है कि ड्यूरेंट समाजी और माशी मसलों में कितनी गहरी दिलचस्पी रखती थीं। और वो उन मसलों को सिर्फ माजी का किस्सा नहीं समझते थे। किताब के शुरू में ही वो लातीनी जुमला लिखते हैं, डे नोबिस फाबुला नारातुर। हाँ, ये कहानी हमारे बारे में है। बिल्कुल। वो साफ साफ कहते हैं कि रोम की तबकाती जंगें, रियासत की बढ़ती हुई ताकत के खिलाफ आज़ादी की जद्दोजहद, ये सब चीज़ें आज भी, मतलब उनके ज़माने में भी और शायद हमारे ज़माने में भी किसी न किसी शक्ल में मौजूद हैं। यही तो उनकी सबसे अहम बात है, खास तौर पर दौलत का चंद हाथों में इकट्ठा हो जाना।
جیسا انہوں نے تاریخ کے اسباب میں بھی لکھا کہ جب دولت بہت کم لوگوں کے پاس جمع ہو جاتی ہے تو وہ معاشرے میں عدم استحکام لاتی ہے اور کبھی کبھی انقلاب کا باعث بھی بنتی ہے۔ یہ تو رومی تاریخ میں بار بار نظر آتا ہے۔ بالکل، اور ان کا وہ سب سے مشہور قول جو آج بھی اتنا متعلقہ لگتا ہے کہ ایک عظیم تہذیب باہر سے فتح نہیں ہوتی جب تک وہ اندر سے خود کو تباہ نہ کر دے۔ اصل خطرہ اندرونی کمزوری ہے۔ جی، اندرونی شکست و ریخت۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قیصر اور مسیح روم کی ایک بہت وسیع، بڑی، ڈرامٹک اور ثقافتی طور پر انتہائی بھرپور تصویر پیش کرتی ہے۔ مان لیا کہ کچھ تاریخی باتیں شاید آج کے مورخین الگ طرح سے دیکھتے ہوں، لیکن جو بڑے انسانی موضوعات ہیں، تہذیبوں کے بننے بگڑنے کا جو تجزیہ ہے، وہ آج بھی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ بالکل، اور یہی ہمیں آج کے آخری غور طلب نقطے پر لاتا ہے۔ اگر ہم ڈورانٹ کے اس نظریے کو مانیں کہ تہذیبیں اندرونی طور پر کمزور ہو کر تباہ ہوتی ہیں، تو آج ہمارے اپنے معاشروں کو وہ کون سے اندرونی چیلنجز درپیش ہیں جو ہمیں رومی تجربے کی یاد دلاتے ہیں؟ گہرا سوال ہے۔ کیا ہم بھی اسی عیش پرستی میں مرنے والے خطرے سے دوچار ہیں جس کا ڈورانٹ نے ذکر کیا، یا کوئی اور قسم کی اندرونی کمزوری ہے جو ہمارے استحکام کے لیے بڑا خطرہ بن سکتی ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔